डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन, जिससे आई होप आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर अच्छे से करनी होती है तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे से उस एग्जाम को क्लियर किए हुए होते हैं, वो लोग आपके लिए एक गाइड का काम करते हैं, जो आपको बताते हैं करेक्ट पाथ कि कैसे आप उस रास्ते पे चल सकते हो जिससे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, 110% मिलेगी। तो आज हमारे साथ इस सेशन में है शिरीन, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और आपका वेलकम मैं करती हूँ शिरीन इस सेशन में। एंड मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी आपकी प्लानिंग, जो भी आपकी स्टडी का पैटर्न रहा है, जिसकी वजह से आपने आज ये सक्सेस अचीव करी है, वो पूरी की पूरी चीजें आप डिटेल में हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें, जिससे कि उनको भी वो मोटिवेशन मिले और वो भी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। तो शिरीन, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जब रिजल्ट आया, या चलो रिजल्ट आना तो दूर की बात है, जब आपने रिजल्ट का आपको पता चला कि कल परसों या उसके नेक्स्ट डे रिजल्ट आने वाला है, तो फिर आपको कैसा लगना स्टार्ट हो गया? आपका मन था कि मैं अपना रिजल्ट देखूं? अंदर से क्या फीलिंग आ रही थी कि भाई क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा? रिजल्ट देखते हुए थोड़ा डर लग रहा था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ लग रहा था? बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फर्स्ट ऑफ सो ऑल मच थैंक यू सो मैम फॉर मच हैविंग मैम मी। फॉर हैविंग मी। और और अभी मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग लग रहा रहा है है और और बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्राउड प्राउड फील फील हो हो रहा रहा है। है। और इससे और ज़्यादा इससे मुझे ज़्यादा ये मुझे लग रहा है ये कि लग रहा है मेरी कि सक्सेस मेरी नहीं है, सक्सेस मेरे नहीं है, पेरेंट्स मेरे की सक्सेस पेरेंट्स है, की क्योंकि सक्सेस। मुझसे ज़्यादा वो इसमें डेडिकेटेड थे, इस पूरी जर्नी में मुझसे ज़्यादा वो इन्वेस्टेड थे। तो ये मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की सक्सेस है। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं उनको थैंक यू बोल सकूँ, क्योंकि हम लोग सबको थैंक यू बोल लेते हैं, लेकिन जो हमें यहाँ तक लेकर के आता है हम लोग उससे नहीं बोलते थैंक यू। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबसे पहले। और जिस वक्त मुझे पता लगा था कि हाँ कल आ जाएगा रिजल्ट, मैं वेट कर रही थी, बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी रिजल्ट का, और एनटीए बहुत लेट कर रहा था। मैंने प्रोविजनल आंसर की से तो मैच कर लिया था और उस वक्त मेरे 210 मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे ये पता था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि हर बार जाती है जो कट ऑफ जाती है वो 206 के अप्रॉक्स जाती है। तो मुझे पता था कि हाँ हो जाएगा मेरा जेआरएफ। लेकिन फिर क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत थे आंसर की में, मेरे वो भी ठीक थे। तो जब आया है रिजल्ट तो मैं सबसे पहले कमरे में गई, मैंने लॉक किया कमरा और मैंने किसी को नहीं बताया कि रिजल्ट आ चुका है। और फिर जब मैंने चेक किया, आई वॉज शिवरिंग, माई हैंड्स वर शिवरिंग। बट जब मैंने चेक किया, क्योंकि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो मैंने बिना प्रिपरेशन के दिया था। मेरे पास सिर्फ 2.5 मंथ्स थे, क्योंकि मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, मैंने एमटेक किया था फूड टेक्नोलॉजी से, तो वो सितंबर में कंप्लीट हुआ था। तो दिसंबर तक मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, जितना टाइम था मैंने फिर भी मैंने अपना 100% दिया था कि कुछ तो निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा, पर नहीं निकला था अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मैंने देखा, मैंने चेक किया रिजल्ट, और आई वाज सो रिलीव। उससे पहले मुझे पता था कि हो जाएगा, पर एक डाउट होता है हमेशा कि शायद कुछ हो जाए ऐसा कि नहीं, कुछ क्वेश्चन से शायद रह जाए, नहीं हो पाए। तो जब मैंने देखा मेरा क्लियर हो गया, मैं भागती हुई अपनी बहन के पास गई, सबसे पहले मेरी अप्पी के पास। मैंने उससे बताया कि मेरा क्लियर हो गया है जेआरएफ। और फिर मेरी मम्मी को बताया, मेरे पापा उस वक्त घर पे नहीं थे, तो अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी रोने लगी देख करके रिजल्ट, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा होप थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। और आई हैव दिस बिलीव इन गॉड कि अगर मैंने मेहनत करी है तो मुझे उसका आउटकम, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और ये हमेशा से मेरे साथ होता आया है कि मैंने मेहनत नहीं की है तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, और जब मैंने मेहनत की है तो मुझे हमेशा सक्सेस मिलती है। तो हमें हमेशा अपने अल्लाह पे, अपने गॉड पे हमेशा यकीन रखना चाहिए कि अगर आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी मेहनत करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, तो आपका कहना ये है कि आप एक लाइन में आपने एक मैसेज भी दे दिया स्टूडेंट्स को अभी स्टार्टिंग में ही, कि भाई मेहनत करोगे तो ही सक्सेस की उम्मीद करोगे, अगर मेहनत ही नहीं करी तो फिर सक्सेस की उम्मीद करना तो छोड़ दो। अच्छा बिल्कुल। शरीन, एक बात बताओ, आपने इस एग्जाम की तैयारी कितने महीने में की है? लाइक आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो आपने कितना टाइम अपनी स्टडी को दिया है? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि मैम हम कितने घंटे पढ़ाई करें, हम पेपर 1 को पेपर 2 को कितने घंटे दें, हम कैसे मैनेज करें? तो आपने कैसे अपने स्टडी आवर्स डिवाइड करे? क्या आपका रूटीन रहा पढ़ने का? आपका टाइम टेबल क्या रहा? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था पढ़ने के लिए? लाइक एक पॉजिटिविटी एक इंसान के अंदर होती है ना कुछ कर गुजरने की, वो आपके यस अंदर मैम। कहाँ से आई? सो वो आप मुझे बताओ। मैम,
मेरा जो रूटीन था वो ये था कि मैं सुबह 7 बजे सो के उठती थी और उसके बाद मैं 7 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी। और सबसे पहला मैं ये काम करती थी कि पेपर 1 का मैंने मॉक टेस्ट खरीद रखा था, वो 450 के अराउंड था, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और वो पूरे साल का था। तो मैं रोज़ सुबह उठती थी, मैं एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाती थी पेपर 1 का, और उससे मुझे ये आइडिया मिल जाता था कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखती थी कि मैं अगर मैथ्स के मेरे डीआई के सारे क्वेश्चन ठीक होते थे तो मेरा जो मार्क्स होता था वो लाया करता था 74 टू 84 के अराउंड मेरा मार्क्स रहता था। जब वो मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे तो मुझे समझ में आ जाता था अच्छा ये नहीं किया है, इस वजह से मेरा वो 60s में आ रहा है या 60 70 पे बहुत मुश्किल से पहुंचता था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे मैथ्स पे अपने कंट्रोल रखना है, बहुत अच्छा रखना है, ताकि वो मेरा, क्योंकि बाकी थ्योरेटिकल पार्ट मेरा अच्छा था, मैथ्स भी अच्छा था क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ, मैंने मैथ्स से 12th किया है। तो मुझे पता था मैथ्स अगर मेरी स्ट्रांग हो गई और मेरा पेपर 1 ही ज़्यादा स्ट्रांग था, पेपर 2 मेरा होम साइंस था तो वो मेरा कोर सब्जेक्ट भी नहीं था, तो मुझे पेपर 1 अच्छा ज़्यादा करना था। तो मैं अपना पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस रखती थी, उसको मैंने स्ट्रांग किया था और मैंने स्कोर किया है 74 पेपर 1 में, एग्जाम में। मैं अपना पेपर 1 आधा मैं अपने दिन का पोर्शन देती थी पेपर 1 को, और शाम का जो 7 टू 9 या 7 टू 10 होता था टाइम, वो मैं देती थी पेपर 2 को। मैंने इस तरीके से डिवाइड कर रखा था। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 है, तो मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं अपने आप को प्रेशर दिया था, मैंने इतना प्रेशर नहीं दिया था कि मुझे जेआरएफ निकालना ही है और ये नहीं हुआ तो मेरे साथ कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मैं कर सकती। तो मैं बहुत लाइटली लेती थी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा अपने सर पर बर्डन नहीं डालती थी। मैंने पहले पेपर 1 को दिया आधा दिन मैंने पेपर 2 को दिया। ओके, तो आपने जो डिवाइडेशन किया था वो कुछ ऐसे था कि आपके दिन का जो स्टडी का आधा समय था वो आपके पेपर 1 के लिए था और आधा समय पेपर 2 के लिए था। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे आपका बैकग्राउंड होम साइंस से नहीं रहा है, आप फूड टेक से एमटेक हो आई थिंक, हाँ, तो यस, आपका फूड टेक मेन पार्ट है, मतलब आपको फूड टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छे से आती होगी, बट ये बिल्कुल। डाइट थेरेपी, कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड टेक्सटाइल क्लोथिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, आई थिंक ये आपको थोड़े से बोरिंग लगते होंगे या फिर कुछ ऐसा लगता होगा कि ओ गॉड, मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, मैंने तो फूड टेक से किया था, मैं ये सब क्या पढ़ने लगी। आप एक बात बताओ कि आपको होम साइंस को पढ़ने में, जबकि आपका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था, वो कुछ अलग था आपका बैकग्राउंड, तो आपको प्रॉब्लम आई होम साइंस को समझने में, या फिर कोई ऐसी यूनिट होम साइंस की जो आपको लगता हो कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बोरिंग थी, ये तो मुझसे नहीं हो पाई। यस मैम, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में ऐसी टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने कभी सुनी नहीं थी, और वो बहुत टफ थी और ज्यादातर सब ऐसे सिमिलर थी, मुझे समझ में नहीं आता था इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। पर क्योंकि मैंने आपकी क्लासेस अटेंड करी थी, आपने इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को याद करा दी थी, सब समझा दिया था, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो वो फिर बाद में धीरे धीरे, मतलब शुरू में तो बहुत टफ लगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उसको रिवाइज करती गई, वो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था फिर कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इतने अच्छे से आ गई थी सारी चीजें। ओके, अच्छा, एक चीज मैं और पूछूंगी, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशर में ले आते हैं, उनको लगता है कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है, उनको ये लगता है कि अगर हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें ये 20 की 20 यूनिट्स पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेंगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपका जेआरएफ हुआ है तो आप ये बताओ कि क्या आपने कोई यूनिट छोड़ी थी या फिर कोई ऐसी यूनिट जो आपने, ये आपको लगाओ कि ये थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है इन जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू के, अगर मैंने इसको छोड़ भी दिया तो भी शायद मैं अपने स्कोर बैलेंस कर लूंगी, या फिर आपने 20 की 20 यूनिट्स पूरी पढ़ी थी, है ना, ये भी आप मुझे बताओ, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैम कुछ ऐसा है जो हम छोड़ सकते हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमें मैथ नहीं आता, हमें डीआई नहीं आता, तो वहां पे उनके लिए वो 10 में से ना 2 माइनस हो जाते हैं और 80 यूनिट्स रह जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम ये करके नहीं आए थे पेपर में, है ना, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैम, मैंने आईसीटी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, वो मुझे थोड़ा-सा बोरिंग भी लगता था, तो मैंने उसपे, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उसे छोड़ दिया था बिल्कुल, मैंने कुछ-कुछ चीज़ें उसमें से ऐसी देख ली थी कि हाँ, ये बार-बार रिपीट होती है, जैसे मेमोरी के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो बार-बार रिपीट होते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, जो यूनिट्स मुझे लगती थी कि बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लग रही है ऐसा कुछ, तो मैं उसमें से मेन-मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे, वो ज़रूर पढ़ लेती थी। इसलिए क्योंकि पता नहीं शायद मैं जो पढ़ लूँ वही आ जाए, तो वो मार्क्स मुझे मिल जाए, तो मैं वो छोड़ती नहीं थी, मैंने कोई भी यूनिट छोड़ी नहीं थी, ओवरव्यू सबका ले लिया था, जो मुझे नहीं भी समझ में आ रही थी कि हाँ ये नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ओवरव्यू ले लेती थी, मैंने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया अगर होता है तो क्या पता एग्जाम में वो घुमा करके पूछ लें तो वो आ जाए।
और ऐसा होता भी है, कुछ एनडीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं, बस उसको चेंज कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए मैंने कुछ भी पूरी तरीके से छोड़ा नहीं था, मैंने हर चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। ओके, सो आपने कुल मिला के किसी भी यूनिट को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया है, बस जो आपको लगता था कि उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको थोड़ी बोरिंग लगती थी, तो आपने उसमें अपने एफर्ट्स इस तरह से डाले कि उसको मैनेज करके यूज किया, कि जो ज्यादा रिपीट होता है, जो ज्यादा आता है, वो चीजें आपने ज्यादा फोकस करके पढ़ी कि चलो इस अगर आ जाए तो बिल्कुल जीरो ना हो जाऊं, मैं कुछ तो आंसर ऑप्ट कर पाऊं। ठीक है, आप ये बताओ कि जब आपने स्टडी का ये पूरा प्लान शुरू किया कि लाइक मुझे जेआरएफ इस बार क्वालिफाई करना है, आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हो कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है या किसका वेटेज कितना है, लाइक कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज्यादा जरूरी है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, या फिर दोनों को बराबर से डिवाइड करना ज्यादा जरूरी है, या फिर जैसे बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने सिर्फ पीवाईक्यूज कर लिए तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? हम सिर्फ पीवाईक्यूज करके कभी भी जेआरएफ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप पढ़ तो लोगे, आप उसे रट लोगे, आप मगअप कर लोगे, सारी चीजें आप रट लोगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, एंड बिल्कुल वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता जो उसने पिछले साल पूछे वो इस बार नहीं पूछेगा, वो क्या करता है उसी कॉन्सेप्ट को चेंज करके ट्विस्ट करके वो पूछ लेता है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है, रट के तो कभी भी नहीं होगा, समझना पड़ेगा सारी चीजों को। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको समझ में आ रहा है कि ये तीन जो ऑप्शंस है मुझे नहीं आते, आप उसको देखो, आप यूट्यूब पे डालो, आप कहीं पे अगर आप बैच नहीं खरीद सकते हो तो आप आजकल तो यूट्यूब पे हर कुछ भी अवेलेबल है, आप जो चाहे आपको सब कुछ, आप बस टॉपिक डालेंगे उसके इतने सारे आ जाते हैं वीडियोस। तो अगर आपने ऑप्शन से कि आपको नहीं आ रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप उसको देखो कि क्यों नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आपको। और सिर्फ क्वेश्चन करने से तो नहीं होगा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यूज, आप मॉक टेस्ट लगाएं, उससे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। मतलब अगर आप मैंने जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट था मैंने यही किया था, मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मेरी कमांड नहीं थी उन पे। एक होता है कि चीजें आना और एक होती है कमांड होना, मेरी कमांड नहीं थी उस पर, मुझे आता था, मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, मैंने पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व किए थे, थोड़ा बहुत यूट्यूब के थ्रू मैंने पढ़ लिया था, तो मैंने एज अ टेस्ट बैठ करके नहीं दिया था कि पूरा 1 घंटे का मैं टेस्ट दूं, मैंने ऐसा नहीं किया था। तो इस बार मैंने वही चीज इम्प्रूव करी थी, और मेरा रिसर्च अच्छा नहीं था, तो रिसर्च पे मैंने काम किया था इस बार। और मुझे इंडियन लॉजिक नहीं आता था, इंडियन लॉजिक मुझे बहुत टफ लगता था, उसके टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा टफ होती थी, पर मैंने इस पे भी बहुत काम किया, मैंने उसको देखा कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मैंने बहुत सारे टीचर्स की देखी, जिसकी समझ में आती थी उसको मैं बार बार रिपीट करके देखती थी। तो मैंने इस तरीके से काम किया कि मैंने शुरू में सुबह उठते ही मैं पहले मॉक टेस्ट लगाती थी, और जो पेपर 2 का मॉक टेस्ट था वो मैं रात में लगाती थी, जब पूरा मैं ओके, पढ़ लेती थी उसके बाद। अच्छा, तो एक बात और बताओ, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे करती जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी ये सेशन देखे एटलीस्ट उसे मोटिवेशन के साथ साथ गाइडेंस भी मिले, लाइक फ्यूचर डायरेक्शन उसको मिले, उसे कैसे काम करना है। अच्छा, एक बात बताओ, स्टूडेंट्स का एक तरीका होता है, लाइक वो एक चीज को मल्टीपल टीचर से पढ़ते हैं, उसे बुक से भी पढ़ना चाहते हैं, उसे ऐप से भी कहीं ना कहीं से नोट उठा के पढ़ना चाहते हैं, उन्हें जो मिले वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, है ना? आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि रिसोर्सेस बहुत ज्यादा एक्सेस में भी नहीं होने चाहिए और रिसोर्सेस लिमिटेड रखने चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए? कहीं ना कहीं ज्यादा रिसोर्सेस शायद डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम सबसे पहले तो मैंने बहुत देखा है कि ग्रुप पे मैसेजेस आते थे, पीडीएफ मैम पीडीएफ दे दीजिए और मुझे नोट्स चाहिए, मैंने कभी भी नोट्स नहीं निकलवाए। मैंने जो आप पढ़ाते थे या जो भी टीचर्स पेपर 1 की अंशिका मैम पढ़ाती थी, तो मैं उसे नोट डाउन करती रहती थी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, जो भी मुझे लगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नोट करना है, मैं नोट कर लेती। मैंने कभी भी नोट्स नहीं निकलवाए, कभी भी नहीं, इतने सारे पीडीएफ होते थे मैंने कभी नहीं निकलवाए, मेरे लिए जो आप पढ़ाते थे वो इनफ था, और मैं उसमें से लिख लेती थी। दूसरी चीज़ कि आप जो पेपर 1 का जो फैकल्टी थी उसमें मुझे अंशिका मैम की सारी यूनिट्स वो उनसे ही मैंने पढ़ी है, और अगर मैं इधर-उधर भटकती कि ये किसी और टीचर का भी देख लूँ, तो हो सकता है कि मेरे डिस्ट्रैक्शन हो जाता और मैं ये चीज़ जो उनसे समझ में आ रही है किसी और से मुझे नहीं समझ में आती, फिर मैं डिप्रेस हो जाती कि अच्छा ये भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो पा रहा। तो मैंने जो टीचर मुझे समझ में आता था कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहा है, मैं उनसे ही पढ़ती थी वो टॉपिक, फिर मैं किसी और से नहीं पढ़ती थी। जैसे मुझे जो चीज़ें आपसे समझ में आ रही मैं आपसे ही पढ़ती थी, मैं किसी और टीचर को नहीं रेफर करती थी। तो मैंने इस तरीके से किया, जो चीज़ मुझे जिस टीचर समझ में आ रही हाँ ये टीचर मुझे ये चीज़ अच्छे से समझा पा रहा है, तो मैं उस टीचर को फॉलो करती थी, मैं किसी और तरफ भटकती नहीं। ओके, और बुक्स की बात है, रिसोर्सेज में बुक्स की, तो मैंने बुक्स खरीदी,
पर टू बी ऑनेस्ट मैंने बुक से पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी। आप लोगों का कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि बुक से और डेल स्पून ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग जो आप पढ़ते हैं वो आपको बहुत कम याद होता है, और आप जो हाँ, सुनते हैं और जो देखते हैं वो ज़्यादा याद होता है। तो इस वजह से जब मैं रिवाइज भी करती थी तो मैं अपनी नोट्स नहीं देखती थी, मैंने बनाई तो थी नोट्स, में ऐसे रेफर कर लेती थी नोट्स से, पर मैं पढ़ती थी आपकी वीडियोज में 2x की स्पीड पे लगा करके, और फिर उससे रिवीजन करती थी। मैं रिवीजन भी वीडियो से ही करती थी, मैंने कभी भी बुक से नहीं किया, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता था। मुझे लगता था आप लोग की वीडियोस ही काफ़ी है। तो उस पे मैं चाहूँगी कि मैं सबको ये कहूँगी कि आप लोग बुक्स पे मत वेस्ट करो पैसे। मेरे तो वेस्ट हो गए हैं, तो मैं आप दूसरे बात को बोलूँगी कि मत करो आप लोग, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टीचर्स आर मोर देन इनफ। ओके। अच्छा, एक चीज और, शिरीन एक बात बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ आते हैं, लाइक उनसे बैलेंस नहीं हो पाता टाइम, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। कभी पेपर 1 छूटता है, कभी 2 छूटता है, कभी पेपर 1 को इतना समय दे दिया मैथ के क्वेश्चंस करने के लिए कि पेपर 2 में 10-20 क्वेश्चन छूट गए। सो आपने क्या टेक्निक लगाई थी टाइम मैनेजमेंट के लिए? क्या सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि भाई वो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करें? ओके मैम। मैम मेरा एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने डीआई, सबसे पहले डीआई खुलता है, मैंने डीआई देखा, मुझे ये समझ में आ गया था अच्छा हाँ ये मुझसे बन जाएगा, डीआई मुझसे हो जाएगी, पर मैं अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि लेंथी थी। तो मैंने क्या किया उसमें, ऐसा नहीं किया कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसमें कुछ ना कुछ आंसर्स लगा दिए थे कि आगे चल के कि अगर मान लो मेरा पेपर छूट जाता है तो फिर वो एज इट इज नहीं सबमिट हो जाएगा, उसमें मेरे आंसर्स मार्क रहेंगे, कुछ हो सकता है उसमें से एक दो ठीक हो जाए। तो फिर मैंने आगे उसको मार्क करके मैं आगे बढ़ गई, फिर मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया, जल्दी जल्दी मैं जितना कर सकती थी मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया। उसके बाद भी मेरे पास 1 घंटा बचा हुआ था, उस 1 घंटे में फिर मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और लकीली मेरे मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही थे। 10 to 12 क्वेश्चन आए थे डीआई को मिला के, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ठीक थे, और मेरे पास टाइम इतना था कि मैं रिवीजन भी कर पा रही थी, मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया था, मैंने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे कि इसमें से कुछ अगर मैंने गड़बड़ कर दिया तो मैं ठीक करूँ। ओके। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो चीज आपको लग रहा है कि एग्जाम में टाइम टेकिंग है, उसमें आंसर फिल कर दो, बट उसे तब सॉल्व करो जब आप अपने बाकी पोर्शन को डन कर लो, अदरवाइज उसके वजह से आपका जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा एक्स्ट्रा, यस और मैम। आप वो छोड़ दोगे जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ये सजेशन है आपका? यस मैम। ओके। और टाइम मैनेजमेंट मैम ऑनलाइन में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जब मेरा ऑफलाइन हुआ था मेरे मार्क्स 206 आ रहे थे, जो पेपर लीक हो गया था उसमें। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैं रोते हुए बाहर निकली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कभी ये ओएमआर शीट पे पेपर दिया नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से प्रेशर था कि बबल्स फिल करने, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैथ भी सॉल्व करनी, सब कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन, उसमें ओके। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। ओके। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन कि आपका अपने फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहोगे? अब आपका जेआरएफ हो गया है तो आगे क्या करना चाहोगे? एंड कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहो कि लाइक ये करो या फिर इस पे फोकस करो जिससे उनको बेनिफिट हो सके। हाँ, मैं अब तो मेरा क्योंकि जेआरएफ निकल गया है तो आई विल गो फॉर पीएचडी, एंड आई एम लुकिंग फॉर द कॉलेजेस नाउ, एंड आई विल होपफुली आई विल अप्लाई फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिकॉज इट्स माय होम टाउन आल्सो, एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। एंड मैं यही कहूँगी कि आप जो भी आपका मन करे, आपको जो लगता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो आप प्लीज़ उस पर फोकस करो, और आप अगर डेडिकेटेड हो तो ज़रूर आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। एंड आई वॉन्ट टू से दैट टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट योर डॉटर्स एंड प्लीज़ सपोर्ट योर चिल्ड्रेन, बिकॉज आपका सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई भी अगर आप उनको मोटिवेशन देगा तो वो काम नहीं आएगी। मेरे फादर, मेरे अब्बा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया था, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरा तो आधा क्रेडिट मेरे फादर का ही है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। और मैंने देखा है कि जब से मैंने जेआरएफ निकाला मेरे पास अराउंड 50+ मैसेजेस आए हैं एस्पिरेंट्स के, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे हो। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे ये कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मत करो प्रिपरेशन, आपसे नहीं निकल रहा, आप छोड़ दो। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें उन्हें, और बस अगर आप सपोर्ट करेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, जेआरएफ भी निकलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच शरीन, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू आपसे मैम। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके चेहरे पे जो एक स्माइल है, मुझे लगता है कि वो खुद में एक पॉजिटिविटी है, और ये स्माइल एक डॉटर के चेहरे पे अगर हो तो मुझे लगता है कि फादर मदर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि जो एग्जाम क्वालिफाई करने की स्माइल है ना, वो ये नहीं है।
एग्जाम क्वालिफाई करने की स्माइल तो एग्जाम क्वालिफाई करने के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद तक रह जाती है, बट ये जो परमानेंट स्माइल है ना चेहरे पे, ये कॉन्फिडेंस, ये स्माइल तो पक्का आपके पेरेंट्स की देन है। मैं तो यही कहूंगी कि आप आगे बहुत तरक्की करें, बहुत आपको फ्यूचर में नेम फेम सब कुछ मिले एंड आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। एंड थैंक यू सो सो मच कि आई होप, मुझे लगता है एक जेन्युइन टॉक हम लोगों के बीच में हुई है जिससे हमारे स्टूडेंट्स को जरूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपने ऐसा बताया हो लाइक वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो या कुछ ऐसा। तो मुझे लगता है काफी अच्छा एक फ्रूटफुल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसको देखेंगे तो उन्हें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। थैंक्स अ लॉट थैंक श्रीन, यू सो थैंक यू सो मच। सो मच।